बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तमाम देखने और सुनने वालों को अब्दुर्रऊफ यूट्यूब चैनल की विसादत से मेरा सलाम पहुँचे। डियर स्टूडेंट्स, ASI सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए जो हमारा सेशन चल रहा है, हमने लोकल एंड स्पेशल लॉ का जो एरिया है वो शुरू किया हुआ है। आज हम 2 से 3 छोटे छोटे हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2012 है। ये बेसिकली 2012 में इसकी अमेंडमेंट आई थी और एक्ट 2010 में आया था, तो दोनों हमारे सिलेबस में शामिल है, इसलिए हम इसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइटल लिख लें, पंजाब प्रोटेक्शन। दी पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट। हमारा 1 से लेकर 8 सेक्शन है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। पहले हम गो थ्रू करेंगे जी, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कौन सी चीजें आ सकती हैं। ये 6 मार्च 2010 को एनफोर्स हुआ है, 6 मार्च 2010 को। सबसे पहले ये याद रख लें, 6 मार्च 2010 हमारे पास है जी। ये एनफोर्स्ड, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव आनी है तो आपको इसका पता होना चाहिए। 2-3 चीजें हैं। फंडामेंटल डिग्निटी ऑफ पर्सन, इसके जो इसका प्रीएम्बल है, जिसको मैं इसका स्पिरिट कहता हूं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से वो एक ऑब्जेक्टिव उठा सकता है। प्रीएम्बल का मकसद ये होता है कि इस एक्ट को एनफोर्स करने का मकसद क्या था। एक तो जो डिग्निटी ऑफ पर्सन है, पर्सन में आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। कौन सा सेक्शन है पीपीसी का जो पर्सन को डिफाइन करता है? सेक्शन, पक्की बात है, सेक्शन 11 मैं लिख रहा हूं आपके कहने पे। ये पर्सन को, और पर्सन के अंदर मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, इसलिए इसने कहा कि सबसे पहले डिग्निटी ऑफ पर्सन। एक इंसान की जो अजमत है वो किसी भी तौर पर वायलेट नहीं की जा सकती। इससे टोटली एक रेलिवेंट हमारा आर्टिकल है, वो कौन सा है? 14। वो क्या कहता है? डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल। वायलेशन होती है ना, और इंसान की अजमत का, जो इंसान का अजमत यानी इंसानी जो तकद्दुस है, वो किसी भी कीमत पे पामाल नहीं किया जा सकता। और ये कौन सा सेक्शन था आपके? वो है ना, फंडामेंटल राइट्स भी है ना। डिग्निटी ऑफ मैन इज, याद रख लें, इज वायलेशन से याद रख लेना, पीछे IL लगा देना, इनवायलेबल। ऐसे ही इसका जो प्रीएम्बल है वो ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ पर्सन इज इनवायलेबल। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू डिग्निटी ऑफ पर्सन। नंबर 1, ये हर सूरत में सिक्योर कर किया जाएगा। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पे प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, ये चीज एट वर्क प्लेस, इसको वर्क प्लेस पे वीमेन की प्रोटेक्शन को किससे? हैरेसमेंट से सिक्योर किया जाएगा। क्लियर हो गया? ये 2 इसके पर्पस हैं, स्पिरिट है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस नंबर 1, नंबर 2 डिग्निटी ऑफ पर्सन, ये किसी भी तौर पर पामाल नहीं की जाएगी। ये 2 चीजें हैं इसका पर्पस जो है। अब जैसे पहले में कहा गया कि ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा, फर्स्ट सेक्शन है ये बताता है। मैंने आपको बता दिया 6 मार्च 2010 को ये नाफिजुल अमल हुआ था।
अब हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हमने करनी है। सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 2 किससे रिलेटेड है? डेफिनेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन से रिलेटेड है। हाँ जी, हमने एक जो 2B है वो याद कर लेना है। 2B CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगी आपको। कलेक्टिव बार्गेनिंग GAING एजेंट, ये एब्रीवेशन याद रख लें। इसमें ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 है, उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2008 है, उसके अंदर CBA को डिफाइन किया गया है। किसको? CBA को, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। ये किस में है आपकी? ये ऑब्जेक्टिव है सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि CBA से मुराद क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। कहां डिफाइन किया गया है? 2B। और 2B कहता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये CBA क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। अच्छा जी, अब आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी D के अंदर है। 2D के अंदर जो भी इस सेक्शन ने, इस एक्ट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आगे बनानी है वो आ जाएगी हमारे पास। अब कंप्लेनेंट किसे कहते हैं? E, 2E कंप्लेनेंट है। कंप्लेनेंट वो कहता है कि कंप्लेनेंट मींस एनी पर्सन हु हैज मेड अ कंप्लेंट टू द ओम्बड्समैन पर्सन, जो मुहतसिब होता है। क्या कहते हैं? वर्ड यूज होता है यहां ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन क्या है? पहले सुना हुआ पढ़ा है कि नहीं इसमें के अंदर? अच्छा, नहीं हमारा इधर भी है, दो होते हैं। सबसे पहले यस जी, सबसे पहले किसने किया था? अच्छा, ओम्बड्समैन, OMBUDSMAN, ओम्बड्समैन। उर्दू में कहते हैं इसे मुहतसिब। मुहतसिब कहां से है? इख्तिसाब से है, जो इख्तिसाब करता है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट जो कंप्लेंट जानी है वो किसके पास जानी है? ओम्बड्समैन के पास। ओम्बड्समैन के पास वर्ड क्या है उस्मान? ओम नहीं, ओम्बड्समैन, मुहतसिब के पास। और ये कंप्लेनेंट की वजाहत कभी हम कर रहे हैं। ये कौन सा सेक्शन है आपका? 2E। 2E किसको डिफाइन करता है? कंप्लेनेंट को। उसके अंदर कहा गया है कि जो कंप्लेंट ओम्बड्समैन के पास की जाएगी या इंक्वायरी कमेटी के पास की जाएगी। एक ओम्बड्समैन है, अब ये पंजाब में जाहिर है मुहतसिब के पास किसकी कंप्लेंट होगी? इंप्लॉय की होगी। वर्क प्लेस पे अगर कोई किसी को हरासा कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट कहां होगी? ओम्बड्समैन के पास हो। कौन करेगा? एग्रीव्ड पर्सन करेगा। ठीक है, अब दो हैं ओम्बड्समैन। जिस तरह मुलाजिमीन भी दो तरह के हैं, एक प्रोविंशियल है, दूसरा फेडरल है। जो प्रोविंशियल मुलाजिम है, उस प्रोविंशियल इंप्लॉई है, उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट होगी वो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन सूबाई मुहतसिब के पास होगी। किसके पास? सूबाई मुहतसिब। हर रीजन में उसका ऑफिस होता है। और जो फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसके पास उसकी जो कंप्लेंट है वो किसके पास होगी? फेडरल वफाकी मुहतसिब के पास होगी। क्लियर हो गया? अब ये ई में यही कहता है, मींस एनी कंप्लेनेंट कौन है? हु हैज मेड अ कंप्लेंट टू द ओम्बड्समैन या इंक्वायरी कमेटी। क्लियर हो गया? सिंपल इतने रखें। अब आगे इंप्लॉय मुलाजिम को डिफाइन किया हुआ, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। इंप्लॉयर वही है, आपको पता है, हायर पर्सन, अथॉरिटी, ऑफिस बेरर, प्रोप्राइटर, कॉन्ट्रैक्टर, आसो बेरर ऑफ डिपार्टमेंट, पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन। अब इंक्वायरी कमेटी याद रख लें, आई के अंदर 2I, इंक्वायरी कमेटी कहां डिफाइन की गई है? 2I के अंदर। और ओम्बड्समैन K के अंदर। ये जो ओम्बड्समैन है किसके अंदर डिफाइन किया गया है? 2K के अंदर। क्लियर हो गया? 2I इंक्वायरी कमेटी।
वर्क प्लेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये वर्क प्लेस डिफाइन कहां गया है? 2n के अंदर, 2n के अंदर वर्क प्लेस। सुन ले, 2n के अंदर ऑब्जेक्टिव ये आपकी बन सकती है। वर्क प्लेस किसे कहते हैं? जो 2n के अंदर डिफाइन की गई है। अब 2n के अंदर क्या है याद रखने, आ प्लेस आ वर्क, ये नाम से जाहिर है, मैं जस्ट आपको इसलिए पढ़ता हूं शायद इसमें से आपकी कोई ऑब्जेक्टिव निकला है। अदरवाइज एक आपने ये याद रख लिया कि 2n जो है वो वर्क प्लेस से मुताल्लिक है। यहां पे पर्सन से मुराद वीमेन भी है। इस एक्ट के दो पर्पस थे, एक डिग्निटी ऑफ पर्सन को और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन को। हमने हर को प्रोटेक्ट करना है, ये है। जिस तरीके को नाफजुल अमल को बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 2 डेफिनेशन सेक्शन है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस याद रख लीजिएगा। ठीक है, आई से इंक्वायरी कमेटी याद रखें, 2K से ऑम्बड्समैन याद रख लीजिएगा। भूलेगा तो नहीं? ये लिखते हैं एक साफ ना पेज लड़ा कर लिया करें, जो मैं ऑब्जेक्टिव बोलता जाऊं वो सिंपल उस पर लिखते आया करें। जिस तरह मैंने बोला है आपको सेक्शन 2 डेफिनेशन है, हमने ऑम्बड्समैन का 2K देख लिया, ठीक है, वर्क प्लेस का हमने 2n देख लिया। ये सिंपल आपने ये याद रखने हैं, जो स्पिरिट बाद में एक और वीडियो हम बना लेंगे। ले जी, आपका 2 सेक्शन कंप्लीट। अब आ जाए इसकी तरफ, इंक्वायरी कमेटी। ये है डिफाइन कहां किया गया? 2I के अंदर। और सेक्शन कौन सा है? 3। ये अब आपका इंक्वायरी कमेटी से डील करता है। अब आ जाए इंक्वायरी कमेटी। ईच ऑर्गेनाइजेशन शैल कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमेटी विद इन 30 डेज। इस एक्ट के 30 दिन के अंदर अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई डीपीओ ऑफिस है, कोई डीसी ऑफिस है, कोई वापडा का ऑफिस है, कोई इरिगेशन का ऑफिस है, फॉरेस्ट का ऑफिस है, किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगी। कितने दिन के अंदर अंदर? ऑब्जेक्टिव है आपकी 30 दिन के अंदर इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगी। वो क्या करेगी? इंक्वायर द कंप्लेंट्स। अब मैंने आपको कंप्लेंट्स का कौन सा सेक्शन बताया था? कंप्लेंट्स 2E कंप्लेंट, कंप्लेनेंट बताया था आपको, कंप्लेंट बताया था, ठीक है। 2E वर्क प्लेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने पहले एक पेपर दिया था, उसमें आई थी 2N वर्क प्लेस, किसमें डिफाइन किया गया। अब इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, नंबर 1। अब उसने कहा कि कमेटी के कितने मेंबर्स होंगे? ये 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी। ऑब्जेक्टिव है आपकी कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स होंगे इस कमेटी के। ये सेक्शन 3 बता रहा है 3 मेंबर्स होंगे। 1 मेंबर शैल बी वीमेन, और इनमें से एक मेंबर कौन होगा? खातून होगी, नंबर 1। और 1 मेंबर शैल बी फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, जो सीनियर हायरार्की है उसमें से कोई होगा 17 या 17 प्लस। और 1 शैल बी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज और सीनियर एम्प्लॉइज, देयर इज नो CBA। CBA हमने क्या पढ़ा था? CBA बार्गेनिंग एजेंट। अब जहां पे इंप्लॉइज की भी या यूनियन होती है ना एक, ये जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी, एक उसने कहा वीमेन होगी, एक कह दिया सीनियर ऑफिसर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, और तीसरा कौन होगा? उस यूनियन यानी इंप्लॉइज का भी एक मेंबर होगा। क्लियर हो गया? इंप्लॉइज का भी एक मेंबर। दोबारा सुन लें, ये 3 इसकी जो कंपोजिशन है ना इस इंक्वायरी कमेटी कहां है? 3(2) के अंदर कंपोजिशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी। ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। अब IC 3(2) के अंदर हो गया, ठीक है। द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, एक तो हो गया। एट लीस्ट 1 मेंबर शैल बी अ वीमेन, नंबर 1। 1 मेंबर शैल बी फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर मैनेजमेंट है। और 1 मेंबर शैल बी अ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा होगा ऑफ द इंप्लॉइज का, जो इंप्लॉइज है हमारे मुलाजमीन है, जो यूनियन है, उनका एक नुमाइंदा होगा, या सीनियर इंप्लॉई होगा जहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है। तो क्लियर हो गया काशिफ? अब उसने कहा 3 मेंबर तो ये जरूरी है। एक तो वुमेन, एक मुलाजमी का नुमाइंदा, और तीसरा कौन? सुने, एक सीनियर, 1 वीमेन, एक सीनियर मैनेजमेंट से उसी ऑर्गेनाइजेशन की। अभी हम इंप्लॉइज, क्योंकि इंप्लॉय के खिलाफ है ना, किसी मुलाजिम के खिलाफ है ना कि उसने खातून को, अपनी किसी कोलीग को हरासा किया है। माइंड बना लें कि किसी वर्क प्लेस पे किसी खातून को जो हरासा किया जाएगा उसका ये सारा प्रोसीजर है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसने कहा है कि एक CBA भी हो सकती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, यानी नुमाइंदा एक किसका होगा? उन इंप्लॉइज का नुमाइंदा होगा कि हाँ हम देखते हैं काशिफ ने, आरिफ ने, एसर ने, किसी ने कुछ ये हरकत की है नहीं की,
हमें भी बीच में बिठाए ना, ये ना हो कि हमारे इंप्लॉइज जो हमारा कुलीग उसके खिलाफ आप कोई एक्शन ले लें। एक तो वो हो गया। एक खातून होगी, वो यूनियन से भी हो सकती है, वो सीनियर मैनेजमेंट से भी हो सकती है, या वो इंप्लॉइज से, यानी अगर वो वहां पे सीबीए नहीं है उनमें से भी हो सकती है। ये देखिए उन्होंने लिखा है 1 मेंबर, उन्होंने कहा कि वीमेन, दूसरा 1 मेंबर फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, और 1 मेंबर क्या होगा, वो रैप होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंप्लॉइज। इंप्लॉइज मीन मुलाजिमीन में से एक नुमाइंदा होगा। और उसने कहा है कि या है यहां पे, या सीबीए का एक नुमाइंदा, जहां पे सीबीए नहीं है तो वहां पे ये इंप्लॉइज का एक नुमाइंदा होगा। अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, ये बेसिकली उस यूनियन का ही एक नुमाइंदा होता है। क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि ये मैंडेटरी है। अब जिस तरह हमारी क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके 3-4 मेंबर्स हैं, लेकिन को ऑप्टेड मेंबर्स बहुत से बुला लिए जाते हैं कि यार ये लोग भी आ जाएं, ये लोग भी आ जाएं, ये लोग भी हो जाएं, इनका ओपिनियन भी बड़ा कारआमद साबित होगा। अब उसने आगे कहा 1 or more member कैन बी को ऑप्टेड, वो भी ऑप्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ऑफिस से बाहर से, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अनएबल टू डेजिग्नेट 3 मेंबर्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये 3 मेंबर्स नहीं डेजिग्नेट कर सकती तो बाहर से भी लिए जा सकते हैं। फ्रॉम विद इन, जैसे भी बताया गया है, आ चेयरपर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम अमंगस्ट देम, इनमें से एक चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। वो इसको बना दिया जाए सीनियर मैनेजमेंट से जो लिया गया है, या इसमें से या इसमें से, इनमें से एक को चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया। कोई इसमें उलझन तो नहीं रहेगी, ऑब्जेक्टिव अगर आ जाती है तो। इन केस अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट 1 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, हां अब इंक्वायरी कमेटी में से किसी मेंबर ने हरासन किया है ना। जब हमने ये केस देखा था हमारे इस इदारे का, तो पता चला कि जो ये इंक्वायरी कमेटी बनी है ना, जो हैरेसमेंट की एप्लीकेशन को देखती है, वो कमेटी भी हरासन करती है। अब कानून ने वो भी बता दिया कि अगर उस कमेटी में से अगर कोई हरासा करता है, इन केस अ कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट 1 ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंक्वायरी कमेटी, दैट मेंबर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। अब उस शख्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अनदर फॉर दैट पर्टिकुलर केस, उस केस को सुनने के लिए वो वहां पे नहीं बैठा होगा। सच मेंबर मे बी फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो शख्स जिसको लिया गया है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी हो सकता है जो उसको रिप्लेस कर रहा है, या उसके बाहर से भी हो सकता है। नंबर 4, इन केस वेयर नो कमिटेड अथॉरिटी इज डेजिग्नेटेड, चेयरपर्सन अगर नहीं बनाया गया, द ऑर्गेनाइजेशन शैल विद इन 30 डेज ऑफ द कमिटेड ऑफ द कमिटेड अथॉरिटी। उसने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने एक अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिस तरह हमने कहा चेयरपर्सन इंक्वायरी कमेटी, अब ये 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक डेजिग्नेट कर देगी कि ये चेयरपर्सन होगा। क्लियर हो गया। ये 3 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कंपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव याद रखिए, ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकती है। आगे 4 के अंदर है कि ये आपकी इंक्वायरी कमेटी प्रोसीजर अपना कैसे करेगी इंक्वायरी करने के लिए। क्लियर हो गया काशिफ? उलझन इसमें नहीं होनी चाहिए, बाकी उलझने तो खत्म नहीं होती। हाँ जी, प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी। अब सबसे पहले सेक्शन 4 है, ये याद रख लें, इंक्वायरी कमेटी प्रोसीजर। ये कहां लिखा हुआ है जी? सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है। अब आपको एक कंप्लेंट मौसूल हो गई है। कंप्लेंट, पहली ऑब्जेक्टिव ये है, साइड पे लिख लें, कंप्लेंट मौसूल होने के 3 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर? 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर, ऑन रिसीट ऑफ अ रिटन कंप्लेंट शेल, विद इन 3 days ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट शेल communicate to the accused the charges and statement of allegation level against him, the formal written receipt of which will be given। किसी के खिलाफ जो एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन होने के रिसीव होने के 3 दिन के अंदर अंदर जिस बंदे के खिलाफ ये एलिगेशन है उसको मतला किया जाएगा और तहरीरी तौर पर उससे टोकन ऑफ रिसीट लिया जाएगा कि आपको ये जो एलिगेशन लगे हैं ये आपको हमने दे दिए हैं, आप इसका तहरीरी जवाब दें। नंबर 1। नंबर 2, रिक्वायर द एक्यूज्ड,
जो एक्यूज पर्सन है, जिसके खिलाफ एलिगेशन है, अल्जाम जिसके ऊपर लगा है, 3 दिन, अब 7 दिन के अंदर अंदर वो, ये ऑब्जेक्टिव बन रही है आपकी सारी, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डे द चार्ज इज कम्युनिकेटेड टू हुम, जिस दिन उसे ये अल्जामात की जो फहरिस्त है, फर्द अल्जाम जो है उसको कम्युनिकेट की है, 7 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न डिफेंस अपना देगा, तहरीरी जवाब देगा। एंड ऑन हिज फेलियर टू डू सो विदाउट रीजनेबल कॉज द कमेटी शैल प्रोसीड एक्स पार्टी। अब उसने कहा 4 सेक्शन के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए और नक्श हो जाए आपके माइंड पे। 3 के अंदर हमने कहा कि ये इंक्वायरी कमेटी किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, कितने लोग होंगे, वो हमने कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव है, आपके माइंड में हो जानी चाहिए। 3 लोग हैं और उनमें से एक चेयरपर्सन होगा, उनमें से एक खातून होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन से होगा और एक इंप्लॉइज में से होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाला सीनियर बंदा होगा। अब 4 के अंदर उसने कहा कि ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो प्रोसीजर कैसे अपना चलाएगी। उसने कहा कि ये 3 दिन के अंदर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ऐसे नहीं रखेगा अपने पास इंक्वायरी कमेटी। 3 दिन के अंदर अंदर जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, उसको ये चार्ज समेत उसको रिटर्न तहरीरी तौर पर उससे रसीद लेके उसको वसूल की जाएगी कि आप अपना जवाब दें। अब वो बंदा 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब देगा। इसमें कैटेगरी पे लिखा है कि अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर फेल हो जाता है, फेल्ड टू सबमिट हिज रिटर्न डिफेंस विदाउट रीजनेबल कॉज, देखो ना, इमरजेंसी कोई वजह बन सकती है, ये लिखा हुआ है, ये याद आपने रखना है, भूल नहीं जाना। विदाउट रीजनेबल कॉज, एक्स पार्टी समझते हैं, एक्स पार्टी कहते हैं अदम मौजूदगी में। प्रिंसिपल यह है कि नो बॉडी शेल बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती। यहां पे उसने कह दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर बगैर रीजन के अगर वो अपना डिफेंस जमा नहीं करवाता तो फिर वो फैसला एक्स पार्टी कर दिया जाएगा, यक तरफा जिसे कहते हैं, यक तरफा फैसला कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? सुन लें, रिक्वायर द अक्यूज्ड विद इन 7 days फ्रॉम द डे द चार्ज इज कम्युनिकेटेड टू हिम टू सबमिट अ रिटन डिफेंस एंड ऑन हिज फेलियर टू डू सो विदाउट रीजनेबल कॉज द कमेटी शैल प्रोसीड कार्रवाई करेगी एक्स पार्टी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाएगी सी, इंक्वायर इनटू द चार्ज एंड मे एग्जामिन सच ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो चार्ज लगा है उसकी इंक्वायरी करेगी, उसकी गहराई तक जाएगी, सुनेगी दोनों पार्टीज को। जो ओरल कहते हैं जुबानी और रिटर्न तहरीरी, जो एविडेंस सामने आई है कमेटी के सामने, उनको वो परखेगी, उसका मुवाजना करेगी, उसमें से सच को शीद करने की कोशिश करेगी, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। किन की रोशनी में? रिटर्न और ओरल एविडेंस की रोशनी में। ये कह दिया आगे, इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज आर इन डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड, या जो उसके ऊपर इल्जामात लगे हैं उनकी सपोर्ट में, या जो उसका डिफेंस है उसकी सपोर्ट में। देखेगी कि ये सच है या झूठ है। आगे, एज द कमेटी में कंसीडर नेसेसरी, जैसे वो समझ, एंड ईच पार्टी शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन द रिटर्न विटनेस अगेंस्ट हिम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसने कहा पहला कि 3 दिन के अंदर अंदर कमेटी जो है एक्यूज्ड पर्सन को चार्जशीट से मुतला करेगी और उससे तहरीरी जवाब लेगी और उससे रसीद लेगी तहरीरी, नंबर 1। नंबर 2, अब 7 दिन के अंदर अंदर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका तहरीरी जवाब देगा। अगर बगैर रीजनेबल कॉज के वो जवाब नहीं देता तो कमेटी शैल प्रोसीड एक्स पार्टी, ये कह दिया। अब उसने जवाब दे दिया। अब उसने कहा कि नाउ द कमेटी विल एग्जामिन रिटन एंड ओरल एविडेंस इन डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड और अगेंस्ट द एक्यूज्ड। या एक्यूज की फेवर में जो भी सामने चीजें पता चल जाएगा कि उसकी फेवर में जा रही है, उसके अगेंस्ट जा रही है, वो देखेगी। क्लियर हो गया? नहीं, एक तरफा जो हो गया सो हो गया, वो तो एक तरफा है। अब आ गया जवाब, आ गया। अब ओरल जुबानी एविडेंस आ रहे हैं, तहरीरी आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं, उसने कहा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, उसने कहा कि अब एक्यूज्ड को जिसने इल्जाम लगाया है उसके ऊपर जिला करने का मौका दिया जाएगा। हाँ, ये बंदा है आरिफ, इसने, मैं शबनम हूं, मेरे ऊपर इसने इल्जाम लगाया कि मैंने इसको हरासा किया है या इसने मुझे हरासा किया है। अब मैं उसके सामने बैठ जाऊंगी और ये इंक्वायरी कमेटी के सामने मुझसे क्वेश्चन करेगा, हाँ जी
जब मैंने ऐसे किया तो कौन था साथ आपके? उस टाइम आप कोई एविडेंस जो आपने पेश की है, मैं तो वहां पे ये नहीं कर रहा था, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैंने ये बात की थी, मेरा ये मतलब नहीं था। यानी आप उसके ऊपर जिरा कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट होगा, ये आपका लीगल राइट होगा। इससे आप मुस्तस्ना इस्तस्ना आपको नहीं मिल सकता, ये आपने जरूरी लेना है। आप कह सकते हैं जी मुझे क्रॉस एग्जामिन का मौका नहीं, क्योंकि E&D रूल्स अभी हमने पढ़ने हैं, उसके अंदर रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी, उस इंक्वायरी को समझा जाता है जिसके अंदर एक्यूज्ड पर्सन को, जिसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है, फर्द जुर्म आयद है, उसको मौका दिया जाए। कल मैं सुप्रीम कोर्ट था, वहां पे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब कह रहे थे कि शिवपुरा से DSP साहब आए हुए थे, उन्हें कह रहे थे मुझे वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स दिखाएं जिसके ऊपर आपके DSP ने इस सब इंस्पेक्टर को मौका दिया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है, कि जी आप इन गवाहों के ऊपर जिरा कर सकते हैं, सवाल जवाब की शक्ल में बताएं। तो सर वो नहीं, कहता है रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी ये है ही नहीं। इसमें भी इसने मैंडेटरी कर दिया कि जवाब आ गया, अब रिटर्न और ओरल एविडेंस लेके इंक्वायरी कमेटी उसको देखेगी और जिस बंदे के खिलाफ ये एलिगेशन है उसको मौका दिया जाएगा कि जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिन करे, जिरा कर ले। क्लियर हो गया? ये है इंक्वायरी होल्ड करने का प्रोसीजर जो सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। क्लियर हो गया? 4.2 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड अंडर इंक्वायरी कमेटी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द फॉलोइंग प्रोविजन इंटर अलाइ शैल बी फॉलोड बाय द कमेटी इन रिलेशन टू द इंक्वायरी। ये जी इंक्वायरी में द स्टेटमेंट एंड अदर एविडेंस एक्वायर्ड इन इंक्वायरी शैल कंसीडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल। वो उसने लिखा है कि जो भी इंक्वायरी हो रही है ना, इसमें तमाम मामला जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। नंबर 1, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर होगा, अगर वो समझता है तो नॉमिनेट करेगा एडवाइस और असिस्टेंट टू ईच पार्टी। हर पार्टी को वो अपनी असिस्टेंस देगा। बोथ पार्टी द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड शैल हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड आर कंप्लेनेंट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, रिप्रेजेंट आर फ्रेंड आर कोलीग। अब वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉई है जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगे हुए हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या अपने किसी दोस्त या वकील के जरिए भी अपना केस पेश कर सकता है। दोबारा सुन लें, बोथ पार्टीज द कंप्लेनेंट और अक्यूज दोनों शैल हैव द राइट, उनके पास राइट टू बी रिप्रेजेंटेटेड, कि वो उनकी नुमाइंदगी की जाए, आर अकम्पनीड या उनके साथ हूं। CBA हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई कोलीग हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे एडवर्स शैल नॉट बी टेकन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और विटनेस। किसी अगर फर्ज करें, जिस तरह हम 182 का उम्र बनाते हैं कि जो मुद्दई था वो झूठा हो गया, उसने कहा कि किसी के गवाह के खिलाफ या मुद्दई कंप्लेनेंट के खिलाफ आप कोई किसी किस्म का एडवर्स एक्शन नहीं लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपकी बन सकती है D के अंदर, वो ऑब्जेक्ट पूछ सकता है आपसे। आपने कहा नो। द इंक्वायरी कमेटी शैल इंश्योर दैट द एम्प्लॉयर और अक्यूज्ड शैल इन नो केस क्रिएट एनी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है वो इंश्योर करेगी कि ऐसा माहौल दिया जाए उस मुलाजम को, वो ये ना समझे कि मुझे हॉस्टाइल किया जा रहा है, मुझे हरासा किया जा रहा है, उसको ही हरासा करना शुरू कर दिया जाए। फॉर द कंप्लेनेंट सो एज टू प्रेशराइज हर फ्रॉम फ्रीली परस्यूइंग हर कंप्लेंट। अब जो वो कहते हैं कि सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि कंप्लेनेंट को भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि वो अपने केस को प्रॉपर्ली परस्यू कर सके। चलो फाइनली रिटन बाय रिकॉर्डिंग, अब रीजंस भी लिखेगी, कोई ऐसा अब नहीं है। द इंक्वायरी कमेटी शैल सबमिट इट्स फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द। हां जी, ये ऑब्जेक्टिव आ गया। 7 दिन, अब 30 दिन। उसने कहा 7 दिन, 3 दिन के अंदर उसे बता दिया, अब इसने 7 दिन के अंदर अपना जवाब देना है। अब प्रोसेस शुरू हो गया। इंक्वायरी कमेटी 30 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग्स किसको? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज देगी। किसको भेज देगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज देगी। 33 दिन के अंदर, 30 दिन। इफ द इंक्वायरी कमेटी फाइंड द अक्यूज्ड टू बी गिल्टी, अगर उसको समझते हैं कि ये अक्यूज्ड गिल्टी है, इट शैल रिकमेंड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंपोजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज। अब इसको वो साथ रिकमेंड करके भेजेगी इंक्वायरी कमेटी कि इन पनिशमेंट में से कोई पनिशमेंट इसको दे दी जाए। कौन सी? अब माइनर भी देख ले, मेजर भी देख ले। माइनर में उसने कहा 1 2 3 4, माइनर में 4 है। सेंश्योर, दूसरी विद होल्डिंग, प्रमोशन, स्पेसिफिक पीरियड या इंक्रीमेंट। पहली कौन सी है? सेंश्योर। दूसरी विद होल्डिंग या प्रमोशन या इंक्रीमेंट। तीसरी स्टॉपेज
ऑफ प्रमोशन। डी, रिकवरी ऑफ द कंपनसेशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट फ्रॉम पे और एनी अदर सोर्स ऑफ द एक्यूज्ड, जिसे फाइन कहते हैं, उसकी तनख्वाह से कुछ चीज रिकवर कर लेनी। ये 4 माइनर पेनल्टीज हैं। मेजर की तरफ आ जाएं कि उसको रिडक्शन कर दी जाए उसकी, वो टाइम स्केल में भी हो सकती है, कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया जिस बंदे को, सर्विस से रिमूव कर दिया, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दी जाए, ठीक हो गया, या फाइन कर दिया जाए। आगे, द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल इंपोज द पेनल्टी रिकमेंडेड बाय द इंक्वायरी कमेटी अंडर सबसेक्शन 4 विद इन 1 वीक। अब आगे 7 दिन है। अब जिस कंपिटेंट अथॉरिटी के पास भेजा है वो 7 दिन के अंदर अंदर जो उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी उसके ऊपर अमल करेगी। वो माइनर पनिशमेंट हो सकती है, मेजर पनिशमेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया जी। द इंक्वायरी कमेटी शैल मीट ऑन रेगुलर बेसिस एंड मॉनिटर द सिचुएशन रेगुलरली अंटिल द सेटिस्फाइड दैट देयर रिकमेंडेशन सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। हां जी, अब ये इंप्लीमेंटेशन, ये इंक्वायरी कमेटी देखेगी कि हमारी रिकमेंडेशन पे अमल किया भी गया या नहीं किया गया, ठीक हो गया। इन केस द कंप्लेनेंट इज इन ट्रॉमा, अगर जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, वो उसको परेशानी है, वो घबरा गया है, ट्रॉमा में है, द ऑर्गेनाइजेशन विल अरेंज फॉर साइकोसोशल काउंसलिंग, उसकी साइकोसोशल काउंसलिंग यानी उसकी नफ्सियाती इस्लाह के लिए कोई काउंसलर, जो साइकोलॉजिकल कोई असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगी, साइकोलॉजिस्ट भी देगी कि इसको जरा हौसला दे कि हम आपके साथ खड़े हैं, इस बंदे ने हरासा किया है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, ये हो गया जी सारा प्रोसीजर। अब पावर्स क्या है इंक्वायरी कमेटी की, 5 के अंदर आ जाए। द इंक्वायरी कमेटी काउंसिल टू समन, वो कहते हैं कि बुला सकती है, उसको जबरदस्ती बाउंड कर सकती है कि वो आए, और जो उसके पास एविडेंस होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ऑन ओथ होगी। ये मैं सेक्शन 5 की बात कर रहा हूं। इंक्वायरी कमेटी के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो क्या होंगी, ऑन ओथ होंगी। ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक हो गया, ऑन ओथ होंगी। अच्छा, वो किसी भी किस्म की एविडेंस को मंगवा सकती है इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो टेक्निकल हो सकती है, वो विजुअल हो सकती है, वो सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं, वो मंगवा सकती है, ये पावर है उसकी। और फिर वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है, और याद रखिएगा कि वो ऑन एफिडेविट भी लेगी, एफिडेविट भी लेगी, रिकॉर्ड एविडेंस। द इंक्वायरी कमेटी shall to power inquire into the matter of harassment under this to get the complainant or accused medically examined or authorized doctor if necessary। अगर किसी ने ज्यादा उसके साथ रेप किया है या और साइकोलॉजिकली उसको ज्यादा तंग किया है, तो वो कहते हैं किसी डॉक्टर की भी असिस्टेंट वो इंक्वायरी कमेटी ले सकती है, उस हिसाब से उसको रिकमेंडेशन भेजेगी। अब साथ ही वो कहते हैं कि ओम्बड्समैन को, ये इंक्वायरी कमेटी ओम्बड्समैन को भी अपनी सिफारिश भेज सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 3 के अंदर, 5(3) के अंदर, कंप्लेंट आपने की है, कंप्लेंट, ये एक्सेप्शन है, वहां पे लिखा था कि कंप्लेंट के खिलाफ भी कोई एडवर्स आप एक्शन नहीं लेंगे और विटनेस के खिलाफ नहीं लेंगे। अब यहां पे ये पावर्स के अंदर एक्सेप्शन दे दी कि अगर उसके एलिगेशन साबित नहीं होते तो वो इंक्वायरी कमेटी उस कंप्लेनेंट के खिलाफ ओम्बड्समैन को भी लिख सकती है। दोबारा सुन लें, द इंक्वायरी कमेटी में रिकमेंड टू ओम्बड्समैन फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट, किसके खिलाफ, कंप्लेनेंट के खिलाफ, इफ एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द एक्यूज्ड फाउंड टू बी फॉल्स एंड मेड विद मैलिफाइड इंटेंशन। अगर वो बदनीति के साथ सिर्फ उसको बेइज्जत करने के लिए किए गए थे, तो फिर इंक्वायरी कमेटी क्या कर सकती है, ओम्बड्समैन को भी लिख सकती है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। द इंक्वायरी कमेटी कैन इंस्ट्रक्ट टू द ट्रीट द प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल, और इंक्वायरी कमेटी की जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्फिडेंशियल होंगी, उनको सिगाए राज में रखा जाएगा। ये जो दिन है ना, ये नहीं बोलना, 7, 3, 30 दिन। अपील आ जाए जी, अपील अगेंस्ट माइनर मेजर पेनल्टी एनी पार्टी, ये नंबर 6 है अपील, बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन होती है अपील। यहां पे पीरियड आएगा, कितने दिनों के अंदर अपील कर सकती है, सुनिएगा। एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड का क्या मतलब है उस्मान, मुतअस्सरा शख्स, विक्टिम जो होता है, एग्रीव्ड पर्सन, बाय डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन होम माइनर मेजर पेनल्टीज इंपोज्ड मे विद इन 30 days ऑफ रिटर्न
30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। किसको? सूबाई मोहतसिब को। मोहतसिब को किसके पास? ओम्बड्समैन के पास। क्लियर हो गया? 30 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। A complainant aggrieved by the decision of the complainant authority may also prefer appeal within 30 days of decision to the complainant. अब मैं कंप्लेनेंट था, इंक्वायरी कमेटी ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, तो मैं भी उस फैसले के खिलाफ 3 दिन की पास कर सकता हूं। 30 दिन। पहली बात है कि एक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ फैसला आया है 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है ओम्बड्समैन। दोनों खिलाफ, जिसके खिलाफ भी आ जाए, जिसके कंप्लेंट के खिलाफ या एग्रीड पर्सन के खिलाफ, एक्यूज के खिलाफ आ जाए, वो भी कर सकता है। अब ये हो गया। अब अपीलेंट जो अथॉरिटी है, द अपीलेंट अथॉरिटी में ऑन कंसिडरेशन ऑफ द अपील एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल कंफर्म, सेट असाइड, वो कहते हैं कंफर्म कर सकती है, नहीं ठीक की है, सेट असाइड खत्म कर सकती है, वेरी तब्दील कर सकती है, मॉडिफाई बदल सकती है, द डिसीजन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। वो फैसला कितने दिनों के अंदर करेगी? 30 दिन के अंदर। उसने कहा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी फैसला किया है, वो 30 दिन के अंदर अंदर जो भी कोई भी पार्टी कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड वो फैसला अपना अपील कर सकता है। अब 30 दिन के अंदर अंदर ही ये जो अपीलेंट अथॉरिटी है उसका फैसला करेगी। फैसला किस शक्ल में हो सकता है? सेट असाइड हो सकता है, वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल नहीं होता, वेरी चेंज कर सकती है, मॉडिफाई बदल सकती है, कंफर्म कर सकती है हाँ फैसला ठीक था, ये ओम्बड्समैन कर सकता है, अपीलेंट अथॉरिटी से कहते हैं। क्लियर हो गया? इट शैल कम्युनिकेट टू बोथ द पार्टीज एंड देम, और ये फैसला दोनों को, किसी को भी वो भेजा जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे फॉर until such time that ombudsman is appointed to the district court shall have the jurisdiction to hear appeals against the decision of the community authority and including estimate shall not return the supply। बात छोड़ो इस चीज को, on appointment ombudsman pending before the district court। उसने कहा कि अगर ओम्बड्समैन अपॉइंट नहीं किया गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुन सकती है, और जैसे ही ओम्बड्समैन अपॉइंट कर दिया जाएगा तो सारी अपीलें किसके पास चली जाएंगी? ओम्बड्समैन के पास चली जाएंगी। ये क्लियर हो गया जी। इंक्वायरी कमेटी, आगे उसकी पावर्स, फंक्शंस, अब उसके बाद फिर अपील, और 7वां आपका ओम्बड्समैन आ जाता है। ठीक है? द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, वो सूबाई गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो करेगी अपॉइंट ओम्बड्समैन को। अब पर्सन शैल बी, अब उसने 7(2) के अंदर कहा है, 7(2) के अंदर कौन होगा ओम्बड्समैन? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऑब्जेक्टिव है आपकी। वो कह रहे हैं कि हु हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का जज रहा हो, आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या इस अहल हो कि वो हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, वो बंदा लगेगा ओम्बड्समैन। The ombudsman may recruit such staff as required for this effect। वो कहता है कि आगे वो अपना स्टाफ भी भर्ती कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये याद रखना है कि ओम्बड्समैन कौन शख्स होगा, और 7(2) के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि वो हाई कोर्ट का जज हो या वो इस अहल हो कि हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। अब 8 के अंदर ओम्बड्समैन जो है वो किस तरह इंक्वायरी करेगा कंप्लेंट को? Any complainant who have the option to prefer a complaint either to the ombudsman or inquiry committee, the ombudsman 3 दिन के अंदर अंदर एक कंप्लेंट रिसीव होने के रिटर्न शो कॉज जारी करेगा उस पर्सन को, जो एक्यूज पर्सन। 3 दिन के अंदर अंदर अब ओम्बड्समैन ने शो कॉज जारी कर देना है। The accused after receipt of written notice shall submit written defense to ombudsman within 5 days। 3 दिन के अंदर अंदर उसने जारी कर देना है, 5 दिन के अंदर उसने जवाब देना है। ये ऑब्जेक्टिव याद रख लें, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उसने जवाब देना है। ऐसे उसने कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर जवाब नहीं देता विदाउट रीजनेबल कॉज तो वो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा, जैसे हमने उधर पढ़ा है। बोथ पार्टीज कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर द ओम्बड्समैन, खुद पार्टीज जा सकती हैं, वकील की जरूरत नहीं है उसके पास। और ये जो ओम्बड्समैन है ये 90 डेज के अंदर, अब
90 दिन के अंदर अपने जो उसके पास कंप्लेंट है उसका फैसला करेगा। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव आपकी मजे की। द ओम्बड्समैन शैल डिसाइड अ केस और अपील। जवाब 5 दिन में मांग रहा है। यस, 90 दिन के अंदर फैसला कर देगा। हाँ जी, 3 दिन के अंदर उसको जो शोकाज दे देगा, इंक्वायरी की गई उसमें चीज साबित हो गई, 5 दिन के अंदर उसका जवाब मांगेगा। अगर नहीं करता तो वो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। अब अगर उसने दे भी दिया तो 90 डेज के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। 90 डेज। ले जी, आपके ये 8 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं जो अमेंडमेंट थी उसके अंदर क्या उसने किया है। ये 2012 है और 2013 के अंदर ये एनफोर्स होती है अमेंडमेंट 2012। लेकिन 5 जनवरी 2013 को ये एनफोर्स होती है अमेंडमेंट 2013 को। अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 था ना, उसने कहा कि इसको पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 पढ़ा जाए। एक तो ये अमेंडमेंट हुई। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2008 पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट सीबीए की हमने कहा था डेफिनेशन कहां होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 के अंदर होगी। तो जब अमेंडमेंट हुई 2008 पहले पढ़ा था, लेकिन अमेंडमेंट जब 12 में कर दी तो उसने कहा कि अब 2008 ने उसको 2010 कंसीडर किया जाए। एक ये अमेंडमेंट होगी। क्लियर हो गया? अरे नहीं समझ आई? सीबीए का हमने पढ़ा था, कहां लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के अंदर 2008। ये किसके अंदर है? 2010 वाले एक्ट के अंदर है। लेकिन जो अमेंडमेंट हुई 2012 में, उसमें कहा गया कि अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2008 नहीं 2010 8 की बजाय 10 पढ़ा जाए। एक तो ये हो गया। अब उसने कहा कि जो हमने अथॉरिटी पढ़ा था किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या गवर्नमेंट के हवाले से, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अथॉरिटी होगी, बीपीओ अथॉरिटी होगा, डीसी अथॉरिटी होगा। अथॉरिटी से मुराद क्या है? जो हेड है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमने पढ़ा था ना। देखो ना, हमने 3 मेंबर्स पढ़े थे इंक्वायरी कमेटी के, उसमें से हमने एक कहा था सीनियर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक हमने औरत बनाई, एक हमने कहा कि उस एम्प्लॉइज से एक उसका मेंबर होगा। अब ये इंक्वायरी कमेटी है, अब ये अपनी सिफारिशात 2 जगह पे भेज सकती है, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या ओम्बड्समैन को। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें वाज़ेह कर दिया अमेंडमेंट जो हुई 2012 के अंदर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद क्या होगा? हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया। और उसने कहा, वाज़ेह कह दिया कि पहले उधर कहा था फेडरल गवर्नमेंट, यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब सेक्शन 6 में भी कहा गया, शायद वो खत्म कर दिए 7 में, ओम्बड्समैन के अंदर द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ओम्बड्समैन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड इंटरेस्ट वैल्यू। आप अब इसमें वाज़ेह कर दिया, अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ ओम्बड्समैन हु इज नॉट लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। 7 सेक्शन है उसके अंदर अमेंडमेंट की गई। उधर तो सिंपल ये लिखा था ना कि हाईकोर्ट का जज हो या हाईकोर्ट का जज बनने का अहल हो, लेकिन यहां पे अमेंडमेंट के अंदर उसकी एज वाज़ेह कर दी। उसने कहा, आप पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ओम्बड्समैन हु इज नॉट लेस देन 45 इयर्स ऑफ एज। 45 साल से कम उम्र ना हो, और हैज बीन या क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट या हैज बीन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन BS20 और अबव। ये ऑब्जेक्टिव बाद में डाली गई अमेंडमेंट कि वो 20वें स्केल में या 20वें स्केल से अबव रैंक का अफसर हो, वो भी लग सकता है। लेकिन ऊपर कहा कि उसकी 45 साल से उम्र है, कम ना हो। 7 कहा कि वो हाईकोर्ट का जज हो सकता है या बनने का अहल हो सकता है, या वो BS20 या अबव रैंक का अफसर होगा, या बड़ा कोई मुमताज माहिर तालीम होगा जिसका नॉट लेस देन 4 इयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जिसका इंतजामी तजर्बा भी 4 साल हो, उसको भी लगाया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव अमेंडमेंट में आई है। पहली बात उसने कह दी कि 45 साल से कम उम्र बंदा नहीं होगा। अब कौन कौन से हो सकते हैं?
उसने कहा कि हाई कोर्ट का जज जो रहा हो या जो बनने का अहल हो, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा कि 20वें स्केल या उससे अबव रैंक का अफसर भी लग सकता है। तीसरा उसने कहा कि माहिर तालीम, मुमताज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मुमताज माहिर तालीम भी लग सकता है, लेकिन जिसका 4 साल इंतजामी तजर्बा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, ये बंदे लग सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन एज का कह दिया 45 साल से कम उम्र ना हो उसकी। अब उसने कहा कि शैल, अब क्या नहीं करेगा ओम्बड्समैन, शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। एट ए टाइम उसके पास एक ही होता होगा, या ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रिम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कोई ऐसा होता नहीं लेगा, इजाजत रख ले अपने पास, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एट ए टाइम 2 ओहदों से, 2 पोस्ट से अपनी वो सैलरी ले रहा हो। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब 4 में कहा द ओम्बड्समैन में अपॉइंट सच स्टाफ, वो कोई जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन ये आपका हो गया, आगे कोई नहीं है। अब एक और चीज 8वें सेक्शन में उसने कहा वर्ड पिटीशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द वर्ड्स कंप्लेंट बिफोर द ओम्बड्समैन शैल बी स्टॉप्ड। बस ओम्बड्समैन, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं है, ओम्बड्समैन नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। लेकिन आपका ये कंप्लेंट, अ पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर अंडर मे विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर में मेक रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नर हु इज रिसीव्ड। हां जी, अब इसने कहा एक और अमेंडमेंट आ गई 4 के अंदर, 8-4 के अंदर है ये 8-4, ये अमेंडमेंट इसकी बात कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर एक ओम्बड्समैन ने 90 डेज के अंदर अपना फैसला दे दिया तो इसके खिलाफ ये अपील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव मजे की है। 8-4 के अंदर, अ पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 मे विद इन 30 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नर हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। अब ओम्बड्समैन के, ये बड़ी मजे की ऑब्जेक्टिव है, ओम्बड्समैन के फैसले के खिलाफ अपील कहां होगी? गवर्नर के पास होगी। और कितने दिनों के अंदर होगी? 30 दिन के अंदर होगी। अगर उसने फैसला दिया ही नहीं, अगर 90 दिन के अंदर मकसद में फैसला नहीं दिया, हाँ, तो फिर देगा। पहली बात तो कानून कहता है देगा, अगर नहीं देता तो आप जाके गवर्नर को पिटीशन कर सकते हैं। ये आपका जी ये सेक्शन हो गया, आप ये एक्ट आपका क्लियर हो गया? निकल आएगी ऑब्जेक्टिव? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब इसमें से कुछ मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कर लेते हैं जी एमपीओ। ठीक है, पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, एमपीओ। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा नाम, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, सुनते ना 16 एमपीओ और 3 एमपीओ दी पंजाब। ये ना रोक दें यहाँ पे 40-48 मिनट।